रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें दूसरा इम्पोर्टेंट काम करना है, कबीर ने पूछा। क्या? रुद्राक्ष ने कहा। स्टिचिंग। उन सब की कन्वर्सेशन सुनकर उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। आदमी ने डरते डरते पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कबीर ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस हम तुम्हारी एक सर्जरी करने का प्लान बना रहे हैं। आदमी ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वो आज मरने वाला था और उसे इस बात का यकीन था। उसे खुद को बचाना था, इसीलिए उसने रुद्राक्ष को सब कुछ बताने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि अगर वो रुद्राक्ष को सब कुछ बता देगा तो शायद वो उसे माफ कर दे। रुद्राक्ष के पैरों के पास आते हुए उस आदमी ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपकी पत्नी को चोट पहुंचाना नहीं था। रुद्राक्ष ने पूछा, तो फिर तुम किस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे? वो रुद्राक्ष का नाम लेने ही वाला था कि उसने अपने शब्द वापस निकाल लिए। फिर उसने सफाई देते हुए कहा, ये विशाल सर का ऑर्डर था। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, और? उस आदमी ने आंखें कहा, वो आपको मारना चाहता है और अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है और सिंघानिया इंडस्ट्रीज को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। और इतना कहकर आदमी अपनी बात पूरी करने से पहले रुक गया। रुद्राक्ष चिल्लाया, आगे बोलो। वो आदमी डरते हुए बोला, वो आपकी मौत के बाद आपकी वाइफ को यहाँ पर लाना चाहता था और उसे अपनी रखेल बनाना चाहता था। जब रुद्राक्ष ने आराध्या के लिए ये शब्द सुना तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेज पर रखे चाकू को उठाकर उसने उस आदमी पर वार कर दिया। तभी सिद्धार्थ और रजत वहां पर आ गए। जब सिद्धार्थ ने खून से लथपथ आदमी को देखा तो उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम हमारा इंतजार करोगे। रुद्राक्ष ने ऑर्डर देते हुए कहा, कबीर, मैं उसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर कबीर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने उस आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में उस आदमी की चीखें गूंज उठी, लेकिन रुद्राक्ष वहां से एक बार भी नहीं हिला। वो वहां खड़ा होकर उस आदमी को घूर रहा था। वो आदमी लगभग अधमरा हो चुका था कि तभी रुद्राक्ष ने कहा, बस हो गया, उसे जिंदा रखो, हमें अभी भी एक सर्जरी करनी है। सिद्धार्थ ने पूछा, कैसी सर्जरी? रुद्राक्ष ने बेफिक्री से कहा, हम आज डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तभी मेज पर 2 बैग रखते हुए रॉकी ने कहा, बॉस, ये है वो चीजें जो आप चाहते थे। बैग खोलकर रुद्राक्ष ने रजत और सिद्धार्थ को ग्लव्स और एप्रन देते हुए कहा, पहले इसे पहन लो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सीरियस हो? रजत ने सजेशन दिया, बॉस, क्यों ना हम उसे समंदर के बीच में फेंक दें? कबीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे ओल्ड मैन, इसमें मजा कहाँ है? रजत ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, तुमने ओल्ड मैन किसे कहा? रजत की तरफ इशारा करते हुए कबीर ने कहा, तुम्हें। रजत ने नाराज होते हुए कहा, मैं तुमसे सिर्फ 3 साल बड़ा हूँ। रॉकी ने शांत होकर कहा, ठीक है, अब तुम दोनों रुको। रुद्राक्ष ने बहुत शांत भाव से कहा, अगर तुम दोनों ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे लिए सिर्फ कबीर ही काफी है। सिद्धार्थ ने आह भरी, जबकि रजत और रॉकी थोड़े घबराए हुए थे। कबीर जल्दी से एप्रन और ग्लव्स पहनकर उस आदमी की तरफ चला गया। उसके साथ साथ रुद्राक्ष भी वहां पर आ गया। उस आदमी ने उन्हें देखते हुए कहा, तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हें मुझे इस तरह टॉर्चर करना है? कबीर ने उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहा, चुप रहो। रुद्राक्ष ने अपने हाथों में एक स्केल पेल लेते हुए पूछा, मुझे ये बताओ कि विशाल कहाँ है, तो मैं तुम्हारी मौत को थोड़ा आसान बना दूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं पहले ही आधा मर चुका हूँ, तुमने पहले ही मेरी आत्मा को मार डाला है। तुम जो चाहे करो, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि विशाल कहाँ है। तुम चाहो तो उसे खुद ढूंढ सकते हो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं बस तुम्हें एक मौका दे रहा था। उस आदमी ने कुछ देर सोचते हुए कहा,
ठीक है, तो फिर मरने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, विशाल इस बार कुछ बड़ा प्लान बना रहा है, कुछ ऐसा जो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस छोटे से अटैक में आपकी ऐसी हालत है जब आपकी वाइफ को बस छोटी सी चोट लगी है, लेकिन तब क्या होगा जब आपकी आंखों के सामने विशाल आपकी वाइफ को मार डालेगा। ये सुनकर रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। जब उस आदमी ने आराध्या का नाम लिया तो उसने कुछ सोचते हुए कहा, प्लान चेंज, हम इसकी सर्जरी नहीं करेंगे। एक काम करो, उसकी जीभ काट दो। उसके बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं। कबीर ने क्यूट सा पाउट बनाकर कहा, नहीं डॉक्टर, डॉक्टर मुझे डॉक्टर बनना है, प्लीज प्लीज प्लीज। सिद्धार्थ ने कबीर को देखते हुए कहा, कबीर तुम बच्चे नहीं हो, इसीलिए उसकी तरह एक्टिंग करना बंद करो। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपनी आंखें रोल कर ली। फिर रुद्राक्ष के हाथ से स्केल प्ले लेकर उस आदमी के जीभ को काट दिया। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। वो आदमी लगभग अधमरा हो चुका था। रुद्राक्ष ने अपना एप्रन उतार दिया और उसे खून से लथपथ देखते हुए वहीं खड़ा हो गया। करीब 30 मिनट के बाद आखिरकार उस शख्स ने आखिरी सांस ली। अपनी सीट से उठते हुए रुद्राक्ष ने कहा, उसे किसी चीज से लपेटो और वापस विशाल के पास पहुंचा दो। रॉकी और कबीर ने सिर हिलाया और अपना काम करने लगे। सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो ना? रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकता जब तक मैं उसे मरा हुआ ना देख लूं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें तो पता है ना, तुम बिना उंगली उठाए भी ऐसा कर सकते हो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो मजा नहीं आएगा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अपनी तरफ देखो, तुम यहाँ उस आदमी को सजा दे रहे हो जिसने तुम्हारी जगह गलती से तुम्हारी वाइफ पर हमला कर दिया था, और दूसरी तरफ तुम्हारी वाइफ ने सबको ये कहकर घर भेज दिया कि वो हॉस्पिटल में अकेले रहना चाहती है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष हैरानी से चिल्लाया, क्या? सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा, वैशाली ने मुझे बताया। ये जानने के बाद कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में अकेली है, रुद्राक्ष वहां से जल्दी से निकल गया। इन प्रेजेंट आराध्या ने रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, क्या आपको कहीं चोट लगी है? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। आराध्या ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा, तो आपसे खून की स्मेल क्यों आ रही है? रुद्राक्ष ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अपने कपड़े बदलने दो। आराध्या ने उसकी तरफ देखकर पूछा, आपके कपड़े यहाँ हैं? रुद्राक्ष ने अपना फोन अपनी जेब से निकालते हुए कहा, नहीं, मैं रजत को बोल देता हूँ, वो ले आएगा। जल्दी ही रजत हाथ में एक बैग लेकर आ गया। उसने वार्ड के अंदर आकर आराध्या से कहा, हेलो मैडम। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिस्टर असिस्टेंट, आप कैसे हैं? रजत ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए था। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। रजत के हाथों से बैग लेते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, क्या पार्सल को उसके ओनर को दे दिया गया है? रजत ने जवाब दिया, यस सर। रुद्राक्ष ने पूछा, सेफ एंड साउंड? रुद्राक्ष की बात सुनकर रजत आंखें फाड़कर उसे देखने लगा और मन ही मन बोला, क्या सेफ एंड साउंड? उसमें तो आदमी को मारकर भेजा था ना। लेकिन रजत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सर, सेफ एंड साउंड। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो और कल से 3 दिनों तक मेरा स्केड्यूल फ्री रखना। रजत ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। तभी आराध्या ने पूछा, 3 दिन क्यों? हाथ में बैग लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें यहाँ 2 दिन और रुकना होगा। आराध्या ने कहा, लेकिन उसकी क्या जरूरत है? आप दिन में काम पर जा सकते हैं और रात में वापस आ सकते हैं। रुद्राक्ष ने रुककर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल में अकेले छोड़ दूंगा? आराध्या ने कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रुद्राक्ष वॉशरूम के अंदर चला गया।
वहीं दूसरी तरफ विशाल अपने आदमी की डेड बॉडी देखकर चिल्लाया, इसे दूर ले जाओ। ये सुनकर उसके सबॉर्डिनेट ने जल्दी से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला। विशाल वहीं खड़ा हैरानी से उस नोट को घूर रहा था जो उस डेड बॉडी के साथ दिया गया था। उस नोट में सिर्फ 5 वर्ड लिखे गए थे, लेकिन उसे पढ़कर विशाल के चेहरे पर पसीना आ गया। इस नोट में लिखा था, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इस नोट का मतलब साफ था कि विशाल के पास अब ज्यादा दिन नहीं है। विशाल ने रुद्राक्ष को बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन इसके लिए उसे मोहित की जरूरत थी। वो रुद्राक्ष को हराने के लिए आराध्या का यूज करना चाहता था, क्योंकि विशाल को पता था कि रुद्राक्ष अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे पूरा यकीन था कि ये प्लान 100% वर्क करेगा। लेकिन उसे उसके लिए टाइम चाहिए था जो उसके पास बहुत कम था। उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि रुद्राक्ष पर अटैक करने का प्लान बुरा था। इधर हॉस्पिटल में रुद्राक्ष जब वॉशरूम से बाहर आया तब तक आराध्या सो चुकी थी। उसे ब्लैंकेट से ढककर रुद्राक्ष अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। 15 मिनट बाद आराध्या अपनी आंखें मलते हुए उठी और रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, आप फिर से देर रात तक काम कर रहे हैं? अपना लैपटॉप नीचे रखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बस कुछ मेल चेक कर रहा हूँ। तुम उठ क्यों गई? आराध्या ने अपने होठों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, मेरा बेड वार्मर सोफे पर बैठा कोई बेवकूफ़ी भरा मेल पढ़ रहा है। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे बेड वार्मर कह रही हो? आराध्या ने सिर हिलाया तो ये देखकर रुद्राक्ष ने बेड के पास आते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारा बेड वार्मर रहने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुराई। फिर रुद्राक्ष ने बेड पर लेटकर आराध्या को हक कर लिया। रुद्राक्ष के सीने पर हाथ फेरते हुए आराध्या ने कहा, आज हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन उस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुद्राक्ष ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अगली बार तुम्हें और भी अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। आराध्या ने कहा, नहीं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इस बार मैं आपको डेट पर ले जाऊंगी। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाकर पूछा, क्या तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो? आराध्या ने सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं इसके लिए रेडी रहूंगा, अब सो जाओ। अपना सिर ऊपर उठाते हुए आराध्या ने रुद्राक्ष के होठों पर एक छोटा सा किस करके कहा, गुड नाइट मिस्टर हस्बैंड। रुद्राक्ष ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये काफ़ी था? आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं अभी एक पेशेंट हूँ, तो आपको इतने में ही खुश रहना होगा। रुद्राक्ष ने उसके फोरहेड पर किस करके कहा, ओके अब सो जाओ। उसकी बात सुनकर आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अगली सुबह जब आराध्या नींद से उठी तो रुद्राक्ष उसके पास ही सो रहा था। उसने आराध्या को कसकर गले लगाया हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था। आराध्या मुस्कुराई, क्योंकि रुद्राक्ष के लिए इस तरह सोना बहुत ही रेयर था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसे नहीं उठाएगी। तभी एक नर्स हाथ में ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। आराध्या ने अपना हाथ अपने होठों पर रखते हुए नर्स को चुप रहने का इशारा किया। जब नर्स ने रुद्राक्ष को आराध्या को कडल करके एक बच्चे की तरह सोते हुए देखा तो वो हंस पड़ी। फिर चुपचाप ट्रे को टेबल पर रखते हुए धीरे से बुदबुदाई, ड्रेसिंग। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, उसके लिए इस तरह सोना रेयर है, अगर कुछ देर बाद ड्रेसिंग कर दो तो कोई प्रॉब्लम है? अब फिर से क्या करने की प्लानिंग कर रहा है विशाल? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके लिए इस तरह सोना रेयर है, आप कुछ देर बाद ड्रेसिंग कर दो तो कोई प्रॉब्लम है? नर्स ने सिर हिलाया और चली गई। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष के बालों पर हाथ फेरते हुए आराध्या मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। रुद्राक्ष ने नींद में ही आराध्या को हक कर लिया, जिससे अनजाने में ही रुद्राक्ष का हाथ आराध्या की चोट पर लग गया। अचानक दर्द महसूस होने पर आराध्या चिल्लाई, आह! उसकी चीख सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से बेड से उठकर आराध्या से बोला, क्या तुम ठीक हो? क्या मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई?
एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आराध्या ने कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। रुद्राक्ष ने परेशान होकर कहा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे बगल में नहीं सोना चाहिए। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतनी शांति से सो रहे थे और मैंने आपको जगा दिया। आराध्या का हॉस्पिटल गाउन उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मुझे तुम्हारी चोट देखने दो। आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किस बात में शर्म आ रही है? मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है? देर सबेर मैं सब कुछ देख लूंगा। आराध्या ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशरम। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, हाँ, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए, अब मुझे इसे देखने दो। आराध्या ने अपने निचले होठ को काटा और उसे वो करने देने का फैसला किया जो वो चाहता है। रुद्राक्ष ने उसका गाउन उठाया और उसकी चोट को देखने लगा। रुद्राक्ष की छुअन से आराध्या के पूरे शरीर में हलचल पैदा हो गई थी। तभी डॉक्टर सार्थक ने अंदर आते हुए कहा, ड्रेसिंग तो। इतना बोलकर सार्थक रुक गया और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने सामने ये नजारा देखने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। जब नर्स ने उसे बताया कि आराध्या ने ड्रेसिंग करने से मना कर दिया है, तो उसने जल्दी से नर्स को कमरे में आने के लिए कहा और खुद भी चला आया। उसे डर था कि अगर रुद्राक्ष ने इस बारे में सुना कि उसने उसकी वाइफ की ठीक से देखभाल नहीं की, तो वो उस पर गुस्सा करेगा। लेकिन किसे पता था कि उसे यहाँ आकर ये नज़ारा देखना पड़ेगा। रुद्राक्ष ने जल्दी से आराध्या का गाउन नीचे खींचते हुए कहा, तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। सार्थक ने टीजिंग टोन में कहा, अच्छा, तो तुम्हें भी इस तरह का काम करने से पहले दरवाजा बंद कर देना चाहिए। रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर रहे थे। सार्थक ने कहा, लेकिन मैंने देखा, झूठ मत बोलो। रुद्राक्ष ने उसे घूर कर कहा, शट अप। सार्थक मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी तुम एक हॉस्पिटल में हो और तुम्हारी वाइफ इंजर्ड है, तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनकर रुद्राक्ष चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना, हम कुछ नहीं कर रहे थे। सार्थक ने हाथ हिलाते हुए कहा, यार चिल्लाओ मत, ये एक हॉस्पिटल है। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई और वो कुछ कहने ही वाला था कि आराध्या ने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? सार्थक ने अपना गला साफ करके कहा, हाँ भाभी, मेरा नाम सार्थक है और मैं आपका डॉक्टर हूँ। हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन आप उस समय बेहोश थी, इसीलिए आपको याद नहीं है। मैं रुद्राक्ष का दोस्त हूँ। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर सार्थक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सार्थक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे सार्थक कह सकती हैं। वैसे आप दोनों को परेशान करने के लिए सॉरी, पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, आपके घाव की हर 8 से 10 घंटे बाद सफाई और ड्रेसिंग की ज़रूरत है। यदि ड्रेसिंग नहीं हुई तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए आपको इस तरह नर्स को नहीं भेजना चाहिए था। रुद्राक्ष ने परेशान होकर कहा, तुमने नर्स को वापस भेज दिया? आराध्या ने कहा, आप सो रहे थे और मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी। रुद्राक्ष ने हैरान होकर कहा, तुम मुझे जगा सकती थी। आराध्या ने कहा, लेकिन आप बहुत क्यूट लग रहे थे। उसकी बात सुनकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, रुद्राक्ष क्यूट? भाभी अब सच में अच्छा मजाक कर लेती हैं। आराध्या ने उसे घूर कर कहा, अरे ऐसा मत कहो, मेरा हस्बैंड बहुत क्यूट है, ठीक है? कम से कम वो तुमसे ज्यादा क्यूट है। सार्थक ने अपना गला साफ करके कहा, ठीक है, आज मुझे आपके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर नर्स की ओर मुड़ते हुए सार्थक ने कहा, नर्स, ड्रेसिंग करने के बाद टेस्ट का अरेंजमेंट करो। तभी रुद्राक्ष ने सार्थक से कहा, हमें एक बड़े बेड की जरूरत है।
सार्थक ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए सोफे पर नहीं सो सकते? आराध्या ने कहा, लेकिन मैं उनके बिना नहीं सो सकती। अपने सामने खड़े कपल के बीच के प्यार को देखकर सार्थक ने गहरी सांस ली। फिर उसने नर्स की ओर मुड़ते हुए कहा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रुद्राक्ष के लिए एक बड़े बेड का अरेंजमेंट करने के लिए कहो। शर्मा हाउस में मोहित हाथ में शराब का ग्लास लिए अपने स्टडी रूम में बैठा था। वो अभी भी उस सीन के बारे में सोच रहा था जो उसने कल देखा था। वो शर्मा इंडस्ट्रीज को बचाना चाहता था, लेकिन उसे विशाल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि रुद्राक्ष बच गया था, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उस इंसान पर हमला करने की कोशिश की थी जिससे सब डरते हैं। इसीलिए वो विशाल के साथ काम करना नहीं चाहता था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और जानवी अंदर आई। जानवी ने उसे देखते हुए पूछा, तुम इस टाइम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? ग्लास से एक घूंट लेते हुए मोहित ने कहा, बस एक घूंट ले रहा हूँ। उसकी ओर आते हुए जानवी ने कहा, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन इस तरह ड्रिंक करने से हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। उसे देखते हुए मोहित ने कहा, मैं जानता हूँ। जानवी ने पूछा, उस आदमी का क्या हुआ जिसने कल तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था? एक गहरी सांस लेकर मोहित ने कहा, मैं उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करने का प्लान बना रहा हूँ। जानवी ने हैरानी से पूछा, क्यों? मोहित ने कहा, वो डेंजरस है। जानवी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अगर वो हमें इस क्राइसिस से बचा सकते हैं तो तुम्हें ये करना चाहिए। हम चुपचाप बैठकर हमारी कंपनी को यूं टूटते हुए नहीं देख सकते। तुम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। बाद में अगर तुम्हें ये ना पसंद आए तो तुम इससे बाहर निकल सकते हो। मोहित काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने अपना फोन और एक कार्ड निकाला जो विशाल ने उसे दिया था, और उसने विशाल का नंबर डायल किया। कॉल रिसीव करने के बाद दूसरी तरफ से विशाल ने कहा, ओह मिस्टर मोहित, मुझे पता था कि आप कॉल जरूर करेंगे। मोहित ने कुछ देर रुक कर कहा, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन विशाल ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब कोई लेकिन नहीं। एक बार जब हम बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे तो आप मेरी बात सुनेंगे। कुछ देर रुककर विशाल ने आगे कहा, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये सुनकर मोहित की आंखें छोटी हो गई। उसे अब भी कुछ अजीब सा लग रहा था। मोहित ने कहा, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड मेरे सिग्नेचर। ये सुनकर मोहित ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट रेडी होने के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। इतना कहने के बाद मोहित ने फोन काट दिया। जानवी ने उसे देखते हुए एक्साइटमेंट में पूछा, क्या हुआ? मोहित ने कहा, वो मान गया, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। जानवी ने कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अगर वो हमें बचाना चाहता है तो इसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है। वो हमारी मदद जरूर करेगा। मोहित जो अभी भी उलझन में था, उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ फोन बंद करने के बाद विशाल के होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, क्योंकि मोहित उसके अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा हथियार था। जब विशाल ने आराध्या के बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो उसने मोहित और आराध्या के बीच की कहानी के बारे में सुना। वो तो बहुत हैरान था जब उसे पता चला कि आराध्या किसी और से प्यार करती थी। लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि उसने रुद्राक्ष से शादी क्यों की जब वो किसी और से प्यार करती थी। इसे जानने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जब उसने इस बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन की तो उसे रुद्राक्ष और आराध्या के फ्लैश मैरिज का फैक्ट पता चला। पहले उसने सोचा था कि रुद्राक्ष आराध्या से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसकी बॉडी को पसंद करता है। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि आराध्या उसके लिए कितना मैटर करती है। विशाल मानता था आराध्या के दिल में रुद्राक्ष के लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो ऐसे में उन दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना मुश्किल नहीं होगा। यही सब सोचकर उसने मोहित से कांटेक्ट किया था, क्योंकि मोहित को वो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए यूज करना चाहता था।
लेकिन जब उसने आराध्या को रुद्राक्ष की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डालते देखा तो उसे लगा कि आराध्या भी शायद रुद्राक्ष से प्यार करती है। लेकिन फिर उसने इसको अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही आराध्या मोहित के प्यार में पागल थी। इतनी जल्दी किसी और से प्यार हो जाना आसान नहीं था। शायद उसने ह्यूमैनिटी के लिए उसे बचाया होगा। विशाल को लगता था उसका प्लान एक्सीलेंट है और ये जरूर सक्सेसफुल होगा। इधर हॉस्पिटल में रुद्राक्ष ने सार्थक से पूछा, रिपोर्ट कैसी है? रिपोर्ट उठाते हुए सार्थक ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी वाइफ बहुत पतली है और उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। क्या तुम उसे ठीक से खाना नहीं खिलाते? ये सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकुड़ ली और सार्थक के हाथ से रिपोर्ट छीनकर पढ़ने लगा। ये सच था, आराध्या का वेट थोड़ा कम था और उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी थी। रुद्राक्ष ने पूछा, इसका सॉल्यूशन क्या है? सार्थक ने अपना सिर झुकाकर कहा, ज्यादा कुछ नहीं, उसे हेल्दी खाना खिलाओ। हालांकि हमने उनके बॉडी से पॉइजन पूरी तरह से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ दिनों के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए पूछा, क्या मेरा पॉइजन तैयार है? सार्थक ने मुंह फेर कर कहा, मेरा पॉइजन से तुम्हारा मतलब क्या है? इसे मैं बनाने वाला हूँ, तो ये मेरा है, ओके, तुम्हारा नहीं। रुद्राक्ष ने कहा, मैंने बस तुमसे एक सवाल पूछा है तो उसका जवाब दो। सार्थक ने कहा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अपनी सीट से उठते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बेहतर होगा कि तुम इसे अपनी टाइम लिमिट से पहले फिनिश कर लो, वरना मैं उस आधे बने हुए पॉइजन को तुम्हें खिला दूंगा। सार्थक ने कहा, तुम मुझे इस तरह धमकी देना बंद करो। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, अगर मैं बंद नहीं करूंगा तो तुम क्या कर लोगे? कुछ देर सोचते हुए सार्थक ने कहा, मैं तुम्हारी वाइफ को उस लड़की के बारे में बताऊंगा जिसे तुम कॉलेज से चाहते थे। हालांकि सार्थक ने बहुत साल पहले इंडिया छोड़ दिया था, लेकिन सिद्धार्थ उसे हमेशा कॉल करता था और उसने ही उस लड़की के बारे में बताया था जिसे रुद्राक्ष पसंद करता था। लेकिन बाद में सिद्धार्थ ने उसे बताया कि लड़की की शादी किसी और से हो रही है। सार्थक को उस टाइम रुद्राक्ष के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसने रुद्राक्ष को अपनी वाइफ के साथ खुश देखा तो वो भी उसके लिए बहुत खुश हुआ। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, जरूर, तुम उसे बता सकते हो। सार्थक ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, क्या तुम डरे नहीं? रुद्राक्ष ने पूछा, डर किस बात का? सार्थक ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के डॉन होने के बारे में बताऊंगा। रुद्राक्ष ने उसी टोन में कहा, गो अहेड। ये कहने के साथ रुद्राक्ष वहां से चला गया, जबकि सार्थक वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ा रहा। क्या सच में सार्थक रुद्राक्ष के बारे में आराध्या को बता देगा? और क्या विशाल अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।